नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ सोशल सिक्योरिटी के बारे में। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ स्तरों पर है, पर कुछ स्तरों पर बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, और ये हमारे देश का भी यही हाल है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सोशल सिक्योरिटी है क्या चीज़ है, सामाजिक सुरक्षा क्या चीज़ है। सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी सुरक्षा है जो कि एक स्टेट या एक ऐसी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को। जब सिटीजन्स कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जब सिटीजन्स के पास पैसा नहीं होता, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता कि वो अपने आप को देखभाल कर सके, अपनी जनरल ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें, तो उस समय पर जो है वो सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो हाउसिंग के रूप में हो, चाहे किसी और सिक्योरिटी के रूप में हो। तो सोशल सिक्योरिटी को आप कई स्तरों में बांट सकते हैं, जैसे कि मेडिकल सुरक्षा। और ये मेडिकल सुरक्षा जो है, ये फ्री मेडिकल सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए कि जो लोग अपने अपने आप को सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से वो अपना खाना पीना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो मेडिकल सुरक्षा है वो पूरी तरीके से मुफ्त होनी चाहिए। ये सोशल सिक्योरिटी का एक पहला पहलू होता है। एक और पहलू जो सोशल सिक्योरिटी का है वो है पेंशन्स का, जिसमें कि जैसे ही आप ओल्ड एज में चले जाते हैं, एक पर्टिकुलर एज लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, उस एज लिमिट के बाद आपको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है सरकार द्वारा, और आपको कुछ थोड़ी पेंशन दी जाती है। फिर होती है कि जैसे आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे आपको चोट लग गई है, या किसी वजह से कोई अपाहिज हो गया है, कोई काम कर रहा था, वो काम करते हुए उसे चोट लगी और उसके बाद वो अपाहिज हो गया, तो उसको जो मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी है वो भी फ्री होगी। लेकिन उसके बाद अगर उसका कोई नुकसान हुआ है पैसे का, जिसकी वजह से वो नौकरी नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, या पूरी तरीके से वो कमाई नहीं कर पा रहा है, वो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है सोशल सिक्योरिटी के रूप में, चाहे पैसे के रूप में प्रोवाइड की जाए, चाहे मेडिकल हेल्प के रूप में प्रोवाइड की जाए, चाहे उसको केयर गिवर्स प्रोवाइड किए जाएँ। और केयर गिवर्स का काम क्या होता है कि जब कोई ज़्यादा बुजुर्ग हो गया है जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेला रह गया है जिसके पास कोई देखभाल करने वाला नहीं है और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, या फिर वो कोई ऐसी हालात में है, चाहे उसे कोई इस प्रकार की चोट लग गई है या इस तरह की कोई डिसेबिलिटी उसको हो गई है जिसकी वजह से वो अपने आप को नहीं देख सकता, तो उस समय पर जो केयर गिवर है वो भी सोशल सिक्योरिटी के अंदर ही आते हैं। और फिर फ्री ट्रांसपोर्ट जो है वो भी सोशल सिक्योरिटी के अंदर ही आता है। और फ्री ट्रांसपोर्ट किन किन को प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयड यूथ है जो अभी कमा नहीं रहा है, उनको फ्री मिलना चाहिए। जो ओल्ड एज में हैं, जो ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनको मिलना चाहिए फ्री ट्रांसपोर्ट। और इसी प्रकार से फ्री ट्रांसपोर्ट उन लोगों को मिलना चाहिए जो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, जो गरीब लोग हैं। तो जब हम सबसे पहली बात करते हैं जो इसमें, तो वो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है सेवानिवृत्ति का जो लाभ है, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट जिसे बोला जाता है। अब रिटायरमेंट बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग कोई सरकारी जॉब करते थे और सरकारी जॉब से उनकी जो है जॉब जो ख़त्म हुई है, जॉब एंड हुई है, और उसके बाद फिर जो उनको पेंशन मिलेगी, वो वाली पेंशन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है कि चाहे आप किसी भी जॉब में थे, कभी भी कोई जॉब करता था, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में था, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में था, चाहे वो कोई अपना बिजनेस कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक पर्टिकुलर एज लिमिट को क्रॉस करेगा, तो उस पर्टिकुलर एज लिमिट के बाद उसे पेंशन दी जाएगी। उस पेंशन को हम बोलते हैं सेवानिवृत्ति का परिलाभ। और ना सिर्फ पेंशन, उसके साथ साथ हाउसिंग फैसिलिटी भी। अब हाउसिंग में जैसे ओल्ड एज होम्स आपने सबने सुना होगा कि ओल्ड एज होम एक नाम है, लेकिन उसको ओल्ड एज होम ना बोल करके रिटायरमेंट होम अगर बोला जाए, और वहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं वो आपस में रहें, लेकिन बहुत प्यार से रहें, बहुत खुशी से रहें, उनको हर तरह की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध हो, वो खेल कूद कर सकते हों, वो अपने आप को अच्छे तरीके से हेल्दी रख सकते हों, वो घूम फिर सकते हों, वो एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को, तो उस तरह की जो फैसिलिटीज़ अगर किसी जगह प्रोवाइड की जाए तो उसे हम कहेंगे रिटायरमेंट होम। तो रिटायरमेंट होम भी जो है वो सरकारों को प्रोवाइड करना चाहिए अपने सिटीजन्स को। और साथ ही साथ जो बूढ़े लोग हैं, जो ज़्यादा एज में चले गए हैं, उन लोगों को फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, ये जहाँ पे भी वो जाना चाहें उनको फ्री ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एक पर्टिकुलर किलोमीटर रेंज तक उनको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलना ही चाहिए। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल ट्रैवल आप उनको फ्री दे दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको हवाई जहाज़ का सफ़र फ्री दे दो, लेकिन कुछ उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करो जिससे कि अगर वो अपने आप को चलाना चाहें, अपना जीवन चलाना चाहें, तो बड़े आराम से वो चला सके, एक सही तरीके से वो अपना जीवन चला सकें और सोसाइटी के अंदर वो इंक्लूडेड महसूस कर सकें। उसके बाद होता है विकलांग लाभ। विकलांग लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो लोग चाहे तो वो किसी वर्क प्लेस पे चोट लगने के बाद विकलांग हुए हैं, या जन्मजात विकलांग हैं। कुछ इस प्रकार के लोग जो अपने आप को नहीं खुद से चला पाते हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो खुद की सिक्योरिटी नहीं कर पाते हैं, खुद का ध्यान नहीं रख पाते,
चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो अनाज से हो, खाने पीने से हो, चाहे वो कपड़ा खरीदने से हो, चाहे वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें करने से हो। तो इस समय पर इनको एक तो फ्री मेडिकल हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए विकलांग लोगों को, और फ्री मेडिकल हेल्प के अंदर उनको एक केयर गिवर भी मिलना चाहिए। केयर गिवर का काम वही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर कोई अपना देखभाल खुद नहीं कर पा रहा है, अपने आप को खुद से नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो उसे सरकार जो है एक व्यक्ति देती है, एक नर्स देती है जो उसका देखभाल करता है। तो नर्स चाहे वो मेल भी हो सकता है, नर्स फीमेल भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि विकलांग व्यक्ति कैसा है, कौन से जेंडर से बिलोंग करता है, तो उस प्रकार से उस जेंडर के हिसाब से जो है ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ सरकार उनको कुछ धनराशि के रूप में भी हेल्प कर सकती है, उनकी कुछ पेंशन लगा सकती है या उनको कुछ मंथली पैसा लगा सकती है, जिससे वो अपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा अच्छे ढंग से वो व्यतीत कर पाएँ। और उनको यहाँ पे विकलांग लाभ के अंदर मैंने एक चीज़ बहुत कमी देखी है जो अपने देश के अंदर भी है और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अंदर भी वो कमी है कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या पब्लिक रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर किसी भी विकलांग को मद्देनज़र रख के ना तो रोड का डिज़ाइन किया जाता है, ना ही विकलांग को मद्देनज़र रखते हुए किसी बस का डिज़ाइन किया जाता है, किसी ट्रेन का डिज़ाइन किया जाता है या किसी और पब्लिक कन्वेंस का डिज़ाइन किया जाता है। उससे क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई व्हील चेयर पर बैठा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, पर जैसे अंधा है वो भी एक अलग एग्जाम्पल है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई व्हील चेयर पे है, अब जो व्हील चेयर वाला व्यक्ति है ना तो वो सड़कों का सही से इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर सही से व्हील चेयर को चलाने की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। और अगर मान लीजिए वो बस के अंदर या बस से बाहर निकलना चाहता है, तो उसकी कोई सुविधा है क्या हमारे बसेज़ में कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं है कि व्हील चेयर वाला बहुत आसानी से बस के अंदर बैठ सके या बस से बाहर निकल सके। तो उस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं ये सोशल सिक्योरिटी के अंदर ही आती हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सरकारों का काम है, लेकिन सरकारों ने अभी तक ये किया नहीं है। उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर होनी चाहिए वो है उत्तरजीवी लाभ। अब उत्तरजीवी लाभ क्या चीज़ है? मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो अकेला घर में कमाने वाला था, उस व्यक्ति की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, चाहे वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया हो, चाहे वो उसकी नेचुरल डेथ हो गई हो, या चाहे वो जॉब करते हुए किसी वजह से कोई चोट लगी हो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई हो, यानी किसी भी कारण से अगर उस व्यक्ति की डेथ हो गई है जो अकेला कमाने वाला है घर के अंदर, परिवार के अंदर, जो अकेला परिवार को चलाने वाला है, तो उसके बाद जो लोग बच जाते हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स जो बचे हैं, चाहे वो उसकी विडो हो, चाहे वो उसका कोई ऐसा बच्चा हो जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो अभी खुद कमा नहीं सकता है, जो अभी उस लेवल पे नहीं है कि उसको जॉब दी जा सके, तो उस तरह के जो बच्चे बच जाते हैं या उस तरह से जो विडोज़ रह जाती हैं जो खुद नहीं कमा रही हैं, जो खुद ही हाउसवाइफ्स थी, तो उनको जो लाभ प्रोवाइड करना है, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट हो, अगेन चाहे वो मेडिकल बेनिफिट हो, चाहे वो कोई और सोशल बेनिफिट हो, तो वो सारे जो बेनिफिट्स जो हमको प्रोवाइड करने पड़ेंगे उनको, वो जो बेनिफिट है वो उत्तरजीवी लाभ है और वो प्रोवाइड करना ही चाहिए सरकारों को, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं, खास करके जो वो विडोज़, जो हाउसवाइफ्स हैं जिनका अकेला हस्बैंड कमाने वाला था और वो नहीं रहा है इस दुनिया में, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब विडो मेल भी हो सकता है, अगर कोई पति है जो अकेला ही बचा है लेकिन वो कमाता नहीं है, वो जॉब नहीं करता, या किसी वजह से वो खुद विकलांग है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो भी जॉब नहीं करता, तो उसको सरकार को प्रोवाइड करने चाहिए पेंशन या मंथली कोई सैलरी के रूप में या कुछ इस प्रकार से उनको प्रोवाइड करना चाहिए, या हो सकता है कोई छोटी मोटी जॉब भी आप उनको दे सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार जो बच्चे बच जाते हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, स्कूल गोइंग हैं या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो उनकी एटलीस्ट आप फीस माफ़ कर दो, उनको स्कूल के कपड़े, स्कूल की किताबें, वो सब चीज़ें आप प्रोवाइड कर दो, उनकी कन्वेंस आप उनकी फ्री कर दो, बसेस जो स्कूल बस में उनको आना जाना है वो सब फ्री कर दो, तो उनके लिए वो आसानी होगी अपने जीवन को जीने के लिए। फिर होता है पूरक सुरक्षा लाभ। पूरक सुरक्षा लाभ क्या चीज़ है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो किसी वजह से जॉबलेस है या किसी वजह से होमलेस है, ना उसके पास घर है ना उसके पास नौकरी है, तो भीख मांगने की बजाय अगर सरकार उसको कोई छोटी मोटी जॉब दे दे तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। लेकिन उसको, जैसे कोई होमलेस है, अगर कोई सड़क पे सो रहा है या कोई आप देख रहे हैं गलियों में सो रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे प्लेटफॉर्म्स पे सो रहे होते हैं, जो बस स्टेशन में सो रहे होते हैं, तो उन लोगों को एक हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए सरकारों को। और हाउसिंग फैसिलिटी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत बढ़िया या बहुत बड़ी हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, पर एटलीस्ट 1 बेडरूम का घर तो उनको प्रोवाइड कर दो कि एटलीस्ट वो अपना एक शेल्टर उनको मिल जाए, एक जगह पर वो जा करके रहना शुरू कर दें, ना कि सड़कों पर सोएं। क्योंकि अगर वो सड़कों पर सोएंगे तो वो उन्हीं के लिए प्रॉब्लम होगी, और वो ना सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम होगी बल्कि और लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगी। अब सड़क पे सोएंगे तो सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। स्टेशंस पे वो इधर उधर सोएंगे, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो इन लोगों को भी
सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ये लोग भी सोशल सिक्योरिटी का पार्ट होना चाहिए इनको भी। चाहे ये अभी फ़िलहाल टैक्स ना भी प्रोवाइड दे रहे हों, अभी ये जॉब नहीं कर रहे तो टैक्स कहाँ से देंगे, तो तब भी इन लोगों को ये सब सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए। ये हमारे देश में और हमारे प्रदेश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके टैक्सेस का जो है सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है चिकित्सा का देखभाल का लाभ जो है, चिकित्सा लाभ या मेडिकल सुविधा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग अपने आप को खुद से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार रहें। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से कमाई नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको भूखा मरने देंगे, आप उसको सही सुविधा भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मेडिकल, अगर उसको प्रॉब्लम हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो आप उसको एम्बुलेंस में ले जा करके उसका मेडिकल इलाज नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे देश में और हमारे प्रदेश में इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी में मेडिकल हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो सभी को मिलनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप टैक्स दे रहे हो या आप टैक्स नहीं दे रहे हो। उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सीधा सा है, अगर कोई बीमार है, अगर किसी को सुविधा चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, अगर किसी को इमरजेंसी मेडिकल केयर चाहिए तो उसको मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली ये है कि जो सामाजिक सुरक्षा है या सोशल सिक्योरिटी है, ये प्रोवाइड कैसे की जाती है। ये बड़े बड़े आप देशों को जिनको आप फॉलो करते हैं, जिन देशों के आगे पीछे दौड़े रहते हैं हर समय और जिन देशों की दुहाई देते रहते हैं हम, वो देश में सोशल सिक्योरिटी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो प्रोवाइड की जाती है सभी लोगों को, और ये आपके टैक्सेस के थ्रू की जाती है। जो आप टैक्सेस देते हैं, जो आप चाहे वो आप इनकम टैक्स देते हों, चाहे आप अदर टैक्सेस जो आप पे करते हो, चाहे वो म्यूनिसिपल टैक्स आप पे करते हो, वो सारे जितने भी टैक्सेस हैं उन सभी टैक्सेस का इस्तेमाल इस तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए भी किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ और चीज़ों के लिए नहीं किया जाता, लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए भी किया जाता है। और सोशल सिक्योरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखा जाता है बड़े बड़े देशों के अंदर, और वहाँ पर जो आप टैक्सेस प्रोवाइड करते हैं उन टैक्सेस का सही इस्तेमाल होता है। इसलिए सोशल सिक्योरिटी टैक्स को देने के लिए भी आपका, या मान लीजिए जो इनकम टैक्स हम देते हैं बाहर के देशों में, वो देने का भी मन इसीलिए करता है इंसान का। क्योंकि उसको पता है कि अगर वो बेरोज़गार होगा तो उसको सरकार हेल्प करेगी, अगर वो उसको मेडिकल नीड होगी सरकार उसको हेल्प करेगी, अगर वो अकेला बच गया तो उसको केयर गिवर मिलेगा, अगर उसको वो बूढ़ा हो गया है तो उसको पेंशन मिलेगी, अगर उसको मेडिकल हेल्प चाहिए तो उसको मेडिकल हेल्प मिलेगी, अगर उसको ट्रैवल में कोई हेल्प चाहिए तो उसको ट्रैवल में भी हेल्प मिलेगी, यहाँ तक कि उसको बसेस में भी उसको फ्री बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जब सब चीज़ें आपको मिलती हैं तब आपका मन भी करता है टैक्स देने का, और तब आपको बहुत अच्छा भी लगता है टैक्स देना। तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से हमारे देश में और हमारे प्रदेश में होनी चाहिए, जो नहीं है हमारे देश और प्रदेश में। और ये आगे चलकर अगर नहीं हम प्रोवाइड कर पाए तो मुझे लगता है हमारे जो सिटीजन्स हैं वो दुखी फील करेंगे, वो अपने आप को ज़्यादा खुश फील नहीं करेंगे। मेरी इस वीडियो में जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है, इस प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स है वो मैंने pexels.com से ली है। और ये जो pexels.com है, इसके अंदर लोगों ने जो फ़ोटोज़ अपनी डाली हैं वो सभी की सभी फ्री टू यूज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं है। हालांकि ये प्रेजेंटेशन क्योंकि मैंने बनाई है तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन को स्ट्रेट कॉपी ना करें, ना ही इस प्रेजेंटेशन से कोई फ़ोटोग्राफ कॉपी करें, क्योंकि ये सब जो है वो कॉपीराइट के अंदर आता है। तो अगर आपको इस प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना है या इस फोटोग्राफ का इस्तेमाल करना है तो कृपया मुझसे बात करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर और भी अवेलेबल हैं जो हिमाचल प्रदेश के असली मुद्दों के ऊपर हैं, तो आप चाहें तो उन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। मुझे फॉलो करने के लिए आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर फॉलो करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।